क्या वर्ल्ड वॉर 3 ने दुनिया में दस्तक दे दी? क्या दुनिया अपने एंड की तरफ बढ़ चुकी है? क्या अगले कुछ साल में इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों न्यूज़ देखकर आपके भी जहन में आ ही रहे होंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या की जा चुकी है, जिसके जवाब में ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन आप में से ऐसे कई साथी ऐसे होंगे जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा भाई कि आखिर ये वॉर हो क्यों रहा है, ये वॉर कहां जाके रुकेगा। इंटरनेट पर भाई अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन बढ़ जाना बहुत लाजमी सी चीज़ है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूं कि आखिर ये वॉर हो क्यों रहा है भाई। अमेरिका और इजराइल की ईरान से क्या दुश्मनी है और ये दुश्मनी कब से है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, और हमारी कंट्री, हमारा देश यानी कि भारत इस युद्ध से कैसे प्रभावित हो रहा है या हो सकता है। ये सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में टटोलेंगे, वो भी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जेंजिस्तान। तो भाई कहानी शुरू होती है 1948 से। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई। लेकिन इस युद्ध के खत्म होते होते नाजियों के हाथों लाखों यहूदी मारे गए थे। ये तो आपको पता ही होगा कि हिटलर भाई यहूदियों से नफरत करता था और उसने अपने देश में यहूदियों का कत्लेआम कराया था। लाखों यहूदी मारे गए थे। सोच के देखिए कि वो क्या दौर रहा होगा जहां ऑलमोस्ट यहूदियों का पूरा समुदाय, द होल कम्युनिटी मिटा दी गई थी। उसी समय संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना हुई, जिसे यूनाइटेड नेशंस के नाम से भी आप जानते होंगे, जिसको बनाने का मेन रीजन यही था कि भाई अब आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो। और संयुक्त राष्ट्र ने उस समय पे फैसला लिया कि यहूदियों को भाई अपना घर सुरक्षित करने का अधिकार है और उन्हें एक नया घर मिलना चाहिए। और यहूदियों को घर बनाने के लिए जो जगह दी गई वो है आज का इजराइल, जहां पहले से ही फिलिस्तीनियों का घर था। फिलिस्तीनी अरब मुसलमान थे और वो यहूदियों को जमीन देने के पक्ष में कतई नहीं थे, जिसके धार्मिक कारण भी थे, जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि यहूदी और फिलिस्तीनी दोनों का उस जमीन से एक प्राचीन जुड़ाव था और यहीं से कलह की शुरुआत हुई। उन्नीस 1948 में ही अरब और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया और 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने फिलिस्तीन की और जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी कि जितनी अलॉटेड थी उस युद्ध के बाद और जमीन को अपने अंदर ले लिया इजराइल ने। ईरान इस कहानी में शुरू में एक बहुत शांतिपूर्ण चरित्र था, पीसफुल कैरेक्टर था, वो इजराइल का दोस्त था। लेकिन 1950 के दशक में अमेरिका ने दखल दिया, जैसा अमूमन वो हर जगह करता है। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक तेल कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, नेशनलाइज करना चाहते थे। जैसे कि हिंदुस्तान में आपने देखा होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक उसी तरीके से, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका ने सीक्रेटली मोसद्देक को गद्दी से हटा दिया और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता सौंप दी। बहुत सारी कंट्रीज में यूएसए ऐसा करता रहा है और करता आया है। शाह उनके वफादार दोस्त बन गए, लेकिन ये दोस्ती बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली और 1979 में ईरान में एक तूफान उठा। लोग शाह के अत्याचारों और अमेरिकी के इतने ज़्यादा हस्तक्षेप से तंग आ चुके थे और आयतोल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने क्रांति का वहाँ पर नेतृत्व किया और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया। खुमैनी ने अमेरिका को महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहकर निशाना भी बनाया था उस दौर में। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के दर्द को अपना दर्द मानते थे। इजराइल ने उनकी ज़मीन छीन ली थी और अमेरिका ने अन्याय का साथ दिया था। ये उन्होंने कुछ रीजंस दिए थे उस दौर में। 1980 के दशक में कहानी और उलझ जाती है। ईरान का इराक से युद्ध छिड़ जाता है, जहां अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन को हथियार देकर ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया था। 1989 में खुमैनी की जब मृत्यु हुई और अली खामेनेई सुप्रीम लीडर बने, तब से प्रॉक्सी योद्धाओं का जाल बनना ईरान ने शुरू कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह आए, गाजा में हमास, यमन में हुती। ये समूह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, लेकिन ईरान पीछे से तीर चलाता रहा। 1990 और 2000 के दशक में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान को बुराई का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ इविल कह दिया था।
constitute an axis of evil. 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका, लेकिन इससे ईरान और मजबूत हो गया क्योंकि इराक में शिया बहुमत जितने भी लोग थे वो ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये कहानी बताती है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां एक विशाल तूफान बन जाती हैं। अब लेकिन हम बात कर लेते हैं इस कहानी के मुख्य मोड़ की, यानी कि क्या कुछ अभी रिसेंट के इंसिडेंट्स ऐसे रहे जिससे ये युद्ध अपने इस भयानक रूप में आ पहुंचा है। सबसे बड़ा रीज़न है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहता है कि भाई ये हम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए कर रहे हैं, एनर्जी सोर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल को लगता है कि नहीं भाई, ये लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। 2000 के दशक में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन शुरू किया, यूरेनियम माइनिंग शुरू कर दी थी। 2015 में उम्मीद की किरण भी हमें दिखाई दी थी जब यूएसए के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने JCPOA समझौता किया था। इस समझौते के तहत ईरान ने अपना कार्यक्रम सीमित करने का वादा किया था और बदले में जो भी उनके ऊपर में वैश्विक प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटा दिए गए थे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि भाई ये सौदा बहुत बेकार है, ये तो बहुत कमज़ोर समझौता है, और उन्होंने सारे प्रतिबंध वापस से ईरान पे लगा दिए, जिससे ईरान की जो इकोनॉमी थी वो डगमगा गई। जवाब में ईरान ने संवर्धन और तेज कर दिया, किसका? यूरेनियम का। 2025 के एंड आते आते तक वो 90% तक पहुंच चुके थे, जो बम बनाने की दहलीज पर था, यानी न्यूक्लियर बम बनाने के ऑलमोस्ट पास आ गए थे। पैरेलली क्या क्या चल रहा था वो भी जान लेते हैं। प्रॉक्सी युद्ध चल रहे थे। प्रॉक्सी युद्धों ने इस आग को बढ़ाने में और ज़्यादा अपना मदद की, हेल्प करी। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध भड़क गया था। ईरान ने राष्ट्रपति बशर असद का साथ दिया, जबकि इजराइल ने विपक्षियों का। ईरान ने सीरिया में अपने ठिकाने बनाए और इजराइल ने उन पर हवाई हमले किए। 2020 में एक और बड़ा धक्का लगा। अमेरिका ने ड्रोन से ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया, जो अमेरिकी सैनिकों पर हमलों का सूत्रधार बताया जा रहा था। ईरान ने बदला लिया, इराक में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें दाग दी। और 2023 में कहानी में एक नया मोड़ आया, जिसकी काफ़ी वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। हमास ने इजराइल पर आश्चर्यजनक हमला कर दिया। 1200 लोग मारे गए थे, 250 लोगों को बंधक बना के ले गए। इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्यवाही करी, जिसमें 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। ईरान ने हमास को हथियारों से समर्थन दिया। 2024 में इजराइल ने हमास नेता इस्माइल हानियेह को तेहरान में ही मार डाला। हूती समूह ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमले किए और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट बरसाए। और अब 2026 का वो भयानक अध्याय शुरू हुआ। फरवरी में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले तेज कर दिए और 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हवाई हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या हो गई, या फिर कहें कि हत्या कर दी गई। तेहरान में उनके कार्यालय पर बम गिराया गया, जहां वो बैठक कर रहे थे। उनके साथ 6 अन्य सदस्य, उनके परिवार के जो सदस्य थे वो भी मारे गए। ट्रंप और नेतन्याहू ने इसे सिर काटने वाली कार्यवाही कहा, यानी नेतृत्व को नेस्तनाबूद करने की कार्यवाही बताया। उद्देश्य था कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना है और शासन परिवर्तन लेकर आना है। हालांकि इस परिवर्तन के बारे में उन्होंने कभी किसी से कोई राय ली नहीं। मार्च तक युद्ध जारी है। अमेरिकी इजराइल ने 2000 से अधिक हमले किए हैं। ईरान की हवाई रक्षा तोड़ दी गई है। नौसेना के जहाज डुबोए जा चुके हैं। ईरान ने भी जवाब में इजराइल पर रॉकेट दागे हैं और अमेरिकी अड्डों पर लगातार प्रहार कर रहा है, जिससे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। वैश्विक बाजार हिल गया है। और क्योंकि ये सब तेल की लालच, क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़ और धार्मिक वैमनस्य की लड़ाई है, तो ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति की भूख आखिर कितना और कैसा विनाश लेकर आती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे कठिन सवाल पर, कौन सही है कौन गलत है। ये कोई साधारण अच्छा या बुरा का फैसला नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए। ये एकदम वैसा ही है कि जैसे परिवार में कोई लंबे समय से चला आ रहा विवाद हो, जहां हर कोई अपना दर्द छुपाए हुए है और हर किसी के पास में अपने तर्क हैं। ईरान की बात करें, वो कहते हैं कि फिलिस्तीनियों की आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, जो दशकों से दबाव में जी रहे हैं, और अमेरिका का हस्तक्षेप उनके घावों को कुरेद रहा है। लेकिन गलती कहाँ है? गलती है कि प्रॉक्सी समूहों को हथियार देकर वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, परमाणु योजनाओं को छिपा रहे हैं, जो पूरी दुनिया को खतरे में डालता है। एटलीस्ट यूएसए और इजराइल को तो ऐसा लगता ही है। खामनेई की हत्या के बाद भी उनके कट्टरपंथी रुख में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा या तय हो पाएगा। अमेरिका का क्या पक्ष है? अमेरिका कहता है कि आतंकवाद को रोकना जरूरी है और अपने सहयोगियों जैसे इजराइल की रक्षा करनी चाहिए। परमाणु सौदे से बाहर निकलकर उन्होंने ईरान को काबू में करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी गलतियां तो बहुत हैं। इराक पर 2003 का आक्रमण जैसी भूल वो दोबारा कर रहे हैं। सुलेमानी की हत्या से उन्होंने तनाव को बढ़ाया है
और 2026 के युद्ध में निर्दोषों की मौत की जिम्मेदारी भी उन्हीं के माथे पर है। इस वक्त अमेरिका एक लालची देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल जो राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया है वो एकदम सड़क छाप गुंडे जैसा है, मैं तो कहूँगा। इनका खुद का नाम एप्स्टीन फाइल में है, लेकिन ये दुनिया को मोरालिटी का ज्ञान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इजराइल का क्या रुख है इसमें? इजराइल क्या कहना चाहता है? इजराइल कहता है कि हमास और हिजबुल्लाह के हमलों से वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। लेकिन गलतियां क्या हैं उनकी? गलतियां हैं कि गाजा में अत्यधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है। फिलिस्तीनी भूमि पर बस्तियां बसाई जा रही हैं जो शांति की राह को और कठिन बना रही हैं, और खामने की हत्या से बदले की आग और भड़क रही है इस क्षेत्र में। और हमने गाजा में किस तरीके से अटैक लगातार हो रहे हैं, हम मासूम बच्चों की अब जो वीडियोस देख रहे हैं, कितने शवों के वीडियोस हम लगातार सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, वो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या कुछ सिचुएशन अभी गाजा पट्टी में इस वक्त देखने को हमें मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिंसा का जो चक्र है ना, वो कभी नहीं रुकता है और ना कभी रुकेगा भी। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी ही इसका एक मात्र रास्ता हो सकता है। JCPOA जैसे समझौते काम कर सकते थे, लेकिन अहंकार और सत्ता के लिप्सा ने अभी तो फिलहाल सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की भी, कि भारत पर इसका क्या असर रहेगा। देखिए, भारत का नेतृत्व इस पूरे मसले पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आया है। इस युद्ध का सीधा सीधा असर भारत पर पड़ना तय है, जो पहले से भी तय था। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत अपना 80% तेल आयात करता है, क्रूड ऑयल, जिसमें ईरान का 10% हिस्सा है। भारत में जो भी क्रूड ऑयल आता है उसका 40% कंजप्शन जो है वो एक कॉरिडोर से होता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वो ईरान के नियंत्रण में है। इस युद्ध से तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 80 लाख भारतीय खाड़ी देशों में रह रहे हैं, वहां पर जॉब करते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं। युद्ध फैल गया तो नौकरियां तो जाएंगी ही, साथ में जान माल की हानि भी अलग से होगी। और अभी एक लेटेस्ट बात बताऊं तो ईरान ने चीन के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की परमिशन दी है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश के जहाज़ को जाने पर मार डुबाने की चेतावनी दी है। भारत को भी आप इसमें शामिल ही समझिए। जबकि आप समझिए कि ईरान वो देश है जिसने कई दशकों तक OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ आने वाले प्रस्तावों को लगातार ध्वस्त किया था, भारत का समर्थन किया था हमेशा। ईरान वो देश है जिसने कई साल भारत को सस्ता और रुपयों में यानी इंडियन करेंसी में तेल दिया था। कई बार भुगतान की व्यवस्था बैन होने के कारण जब पेमेंट्स नहीं हुए थे तो भी तेल देना जारी रखा था। ईरान ही वो था जिसने हमें चाबहार पोर्ट दिया। अफगानिस्तान में जब हमारी कोई पकड़ नहीं थी ना, तब ईरानी संपर्कों से ही सरकार अपने हित साधती रही थी। उस देश के लीडर की नृशंस हत्या होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। संताप और सांत्वना तक का ट्वीट करने में उनका कंठ सूख गया है। ऊपर से उसके द्वारा आत्मरक्षा में किए गए हमलों की भाजपाई और गोदी मीडिया भर्त्सना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उस हमले वाले युद्ध के मिनटों पहले विश्वगुरु हमलावर देश में घुसकर मंत्रणा करते भी पकड़े गए थे। हम रूस से रिश्ते पहले ही बिगाड़ चुके हैं, एक एक कर सारे पड़ोसी देशों से बिगाड़ ही चुके हैं। फोकटिया दादागिरी ने पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सबको चीन की गोद में भेज दिया है। अब ईरान भी उसी की गोद में बैठकर भारत को अपना दुश्मन चिन्हित कर ही चुका है। ये सब किया है हमारे मोदी जी ने ट्रंप का दरबारी बनने के लिए, अपने चवन्नी छाप मूर्ख समर्थक वर्ग के सामने खुद की एंटी इस्लामिक छवि मजबूत करने के लिए। आज हाल ये है कि भारत की स्थिति हर फोरम पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं रहा है और भारत का तो कतई नहीं रहा है। अब देश को कितना समय लगेगा इस भारी क्षति से निकलने में, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ये थी इस पूरे युद्ध की कहानी जो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त तरीके से समझाई। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि ये युद्ध क्यों चल रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिन्हें नहीं मालूम चल पा रहा है कि आखिर भाई ये युद्ध हो क्यों रहा है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आप लोग तब तक देखते रहिए।